हेलो दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह लेकर आया हूं आपके लिए फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर 1 फिर से। पिछले लेक्चर में आवाज़ सही नहीं आने के कारण ये फिर से रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर रहा हूं। पिछले लेक्चर के लिए क्षमा चाहता हूं आपसे। तो दोस्तों, जो लेक्चर 1 है उसका नाम है नेचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें हम देखेंगे कि बेसिक नेचर क्या होता है फिजिकल ज्योग्राफी, आखिर फिजिकल ज्योग्राफी कहते किसे हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। पहले जो हमारी ज्योग्राफी है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी जो ज्योग्राफी है उसको हमने अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड करा है, जो कि है फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी। अब जो देखो दोस्तों, हम फिजिकल ज्योग्राफी देखते हैं, हमें हमारा मेन उद्देश्य इसको समझना है। इसके कितने अलग अलग पार्ट है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और बायोज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, कि जो अर्थ है हमारी, उसके फिजिकल फॉर्म क्या होता है, अपना उसका दिखती कैसी है, बनती कैसी, इसके बारे में स्टडी करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में जो इंसानों के बारे में स्टडी करते हैं, ह्यूमन नेचर कैसा, ह्यूमन की ट्रेडिशन क्या क्या है, ये सब ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी होते हैं। और दोस्तों, बायोज्योग्राफी में जो बायोटा रहता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि उसमें ह्यूमन भी आ जाते हैं, उसमें सारे जीव जंतु वगैरह सब आ जाते हैं उसमें। अब दोस्तों, जो फिजिकल ज्योग्राफी में हम फिजिकल फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं, पृथ्वी के बारे में, उसके ऊपर झरनों, उसके ऊपर सारी तरीके के पहाड़ पठार ये सब बने हैं इनमें। तो इसको हमने अलग अलग 4 भागों में डिवाइड करा है सुविधा की दृष्टि से। उसमें नंबर 1 पे है जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब इसमें हम सतह की स्टडी करते हैं। दूसरा ओशनोग्राफी, इसमें हम समुद्र की स्टडी करते हैं दोस्तों। क्लाइमेटोलॉजी, इसमें हम मौसम विज्ञान की स्टडी करेंगे दोस्तों। और साथ में बायोज्योग्राफी। अब आप बोलेंगे कि बायोज्योग्राफी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये दो दो बार बायोज्योग्राफी होने का क्या मतलब है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो ज्योग्राफी का मेन सब्जेक्ट है वो भी बायोज्योग्राफी है, और एक फिजिकल फॉर्म जो बायोलॉजिकल रिलेटेड बायोज्योग्राफी का रिलेटेड करता है फिजिकल ज्योग्राफी से, तो उसको हम स्टडी करेंगे बायोज्योग्राफी में। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, एक अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट और ज्योग्राफर थे, उनका नाम था आर्थर होम्स। जैसे हम शेरलॉक होम्स को देखते हैं, उसी प्रकार फिजिकल ज्योग्राफी में आर्थर होम्स है। और उन्होंने, आर्थर होम्स ने जो डेफिनेशन दी थी फिजिकल ज्योग्राफी की, वो ये थी कि यूनिफिकेशन ऑफ अ नंबर ऑफ अर्थ साइंसेस विच गिव अस अ जनरल इंसाइट इनटू नेचर ऑफ मेन्स इन्वायरमेंट। मतलब जो अर्थ के अलग अलग साइंसेस है उनको हम एक साथ इंक्लूड कर दे, उनका यूनिफिकेशन कर दे, और उसके बाद जो वो हमारे मेन इन्वायरमेंट है जो उसका नेचर को डिफाइन करते हैं, इंसाइट देते हैं, उसकी हम एक समझ देते हैं, उसे हम फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। नॉट इट इन इटसेल्फ अ डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब ये एक साइंस की डिस्ट्रिक्ट ब्रांच, अलग से कोई ब्रांच नहीं है फिजिकल ज्योग्राफी, बल्कि यही पूरा बेसिक प्रिंसिपल जो है अर्थ साइंसेस के, उनको मिलाकर ही हम फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं दोस्तों। इसमें हमारे प्राइमरीली क्या इंक्लूड करते हैं, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस दैट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ओवर द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ की सरफेस पे अगर हम एक जगह पे हैं, दूसरी जगह पे जाएंगे, तो हमारे जो इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंसेस चेंज हो रहे हैं उन्हीं को हम स्टडी करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में दोस्तों। अब दोस्तों, हम देखते हैं नेचर क्या है। अब हमने ये आर्थर होम्स के अनुसार डेफिनेशन तो सीखी, पर इसके नेचर क्या है फिजिकल ज्योग्राफी का, ये देखेंगे। तो जो इसके स्टडी, नेचर को स्टडी करने के लिए हमने कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट में इसको डिवाइड करा है। वो कौन कौन से दोस्तों, तो वो नंबर 1 पे है लिथोस्फेयर, नंबर 2 पर है एटमोस्फेयर, नंबर 3 पर है हाइड्रोस्फेयर, और उसके बाद है नंबर 4 पर बायोस्फेयर। ये सभी फिजिकल ज्योग्राफी के कंपोनेंट है दोस्तों। इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारी फिजिकल ज्योग्राफी का नेचर क्या है। अब हम देखते हैं, पहले नंबर पे हमने देखा यहाँ पे दोस्तों जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे हम, तो हम जियोमॉर्फोलॉजी से ही स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जियो का मतलब होता है अर्थ। अर्थ
ये ग्रीक भाषा की जो आप पढ़ते हैं साइंस में बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होती है। तो जो जियो का मतलब होता है वो अर्थ, या जी का मतलब जो होता है वो अर्थ होता है, और मोर्फ का मतलब होता है दोस्तों फॉर्म, मतलब किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, किसी भी स्ट्रक्चर का फॉर्म क्या है, वो किस टाइप की दिखती है। और लिथो और लोगोस, लोगोस मतलब होता है डिस्कोर्स, मतलब सब्जेक्ट या उस चीज की स्टडी करना। तो जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि अर्थ के स्ट्रक्चर की स्टडी करना। अब इसको हम डेफिनेशन के रूप में देखते हैं दोस्तों कैसे हैं। जो डेफिनेशन होती है दोस्तों वो किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक हद तक डिफाइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। डेफिनेशन को हम वर्ड टू वर्ड हम अगर रिमेंबर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम वर्ड टू वर्ड लिखते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव और इम्प्रेसिव लगती है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सरफेस फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस involve interpretative description of landform, their origin and development, and nature and mechanism of geomorphological process which evolve the landlords. ये मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ के सुना दी। अब इसको समझते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सरफेस फीचर, मतलब सरफेस फीचर जितने भी है अर्थ सरफेस के, उन सब की साइंटिफिक स्टडी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। इंटरप्रेटिव मतलब उसका अर्थ बताना, डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडफॉर्म उसका डिस्क्रिप्शन बताना, उसका ओरिजिन और डेवलपमेंट बताना, साथ ही साथ उसका नेचर और मैकेनिज्म क्या है जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस में, तो वो सब हम इसमें स्टडी करते हैं। विच इवॉल्व द लैंड फॉर्म, सॉरी ये लैंड फॉर्म लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे लैंड लॉर्ड नहीं है। तो इसकी प्रोसेस को स्टडी करेंगे हम, इसमें डेफिनेशन ये बताती है हमें। अब हम देखते हैं कि जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है दोस्तों। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, लैंड फॉर्म, मतलब एक पहाड़ बना हुआ है, ये दिख रहा है हमें प्रेजेंट में। एक पठार बना हुआ है, एक नदी बह रही है, ये दिख रहा है हमें प्रेजेंट में। फिर हम देखते हैं उसकी स्टडी करते हैं तो हमें क्या पता चलती है कि यार ये बना कैसे है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब इसे अप्रोच टू स्टडी, इसके स्टडी करने की अप्रोच क्या होगी दोस्तों। ये हमारी एक प्रोसेस होती है किसी भी लैंड फॉर्म को इवॉल्व करने की, जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। अब हम देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की दो स्कूल्स क्या है, मतलब इसकी शाखाएं क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या है। तो सबसे पहला हम देखते हैं अमेरिकन स्कूल। जब हमारा डार्क एज खत्म हुआ और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, और अमेरिका एक नया कॉन्टिनेंट बना, वहाँ पे अलग अलग इन्वेंशन होने लगे। तो वहाँ पे जब जियोमॉर्फोलॉजिकल का अलग एक शाखा बनी, उन्होंने अपनी स्टडी कंडक्ट करी। उसमें उन्होंने क्या बताया, जो 1875 से लेके 1920 तक का समय था वो अमेरिकन स्कूल कहा जाता है दोस्तों। और उन्होंने क्या एक्सप्लेन करा कि जनरल थ्योरी ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट बाय डब्ल्यू.एम. डेविस। अगर हम डब्ल्यू.एम. डेविस को बोले कि फाउंडिंग फादर, या हम बोले कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे जियोमॉर्फोलॉजी में, फिजिकल ज्योग्राफी में, तो ये गलत नहीं होगा दोस्तों। इन्होंने जैसे हमारे फिजिक्स में आइंस्टीन ने दी है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसी प्रकार फिजिकल ज्योग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी में जनरल थ्योरी ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट डब्ल्यू.एम. डेविस ने दी। ये भी उसी तरह के इम्पोर्टेंट, जैसे फिजिक्स में हम इम्पोर्टेंट है हमारे आइंस्टीन जी। और दूसरा अमेरिकन स्कूल में टाइम डिपेंडेंट मॉडल, जे.एम. पॉवेल लिमिट, वर्टिकल इरोजन बाय स्ट्रीम्स, क्वांटिटेटिव मेथड, ये सब नई नई प्रकार की जो स्टडी करने की मेथड से आई है, ये अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी से आई है दोस्तों। अब जो हमारा सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है वो है यूरोपियन स्कूल। यूरोपियन स्कूल, यूरोप में आपने देखा होगा मेन जितनी भी खोजें वगैरह हुई, ये सब स्टार्ट साइंस का वो यूरोप से ही हुआ है। यूरोप में ब्रिटेन है, बहुत सारी, इटली है, ग्रीस है, ये सब वहाँ पे ही है। तो उसमें हम देखेंगे कि दोस्तों जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी है वो यहाँ पे हुआ। आइस एज के बारे में इसमें स्टडी करी है हमने, जिसे आपने एक मूवी देखी होगी आइस एज, उसमें बताते हैं ना वो सब चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट दिए हैं कि किस टाइप से रहा होगा, उसकी हाइपोथेसिस लगाना, उसके बारे में इमेजिन करना और थ्योरीज बनाना, प्रैक्टिकल करना, ये सब यूरोपियन स्कूल ऑफ
थॉट्स जो हमारा है जियोमॉर्फोलॉजी का उसमें ही इंक्लूड होता है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट जो इस क्षेत्र में स्टडी कर रहे हैं वो कौन कौन से। तो वो दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, पूना यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको हम काजरी बोलते हैं वो जोधपुर राजस्थान में है। और अब नेक्स्ट हम देखा था जियोमॉर्फोलॉजी के बाद हम ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी में हमने क्या आपको बताया था कि इसमें हम ओशन और सीज की मतलब समुद्र की स्टडी करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, उसका फिजिकल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोग्राफी, मतलब उसके अंदर जो फिजिकल और बायोलॉजिकल है दोनों की स्टडी करेंगे हम इसमें। जो इसमें हमने मेन इसको डिवाइड कर रखा है ओशनोग्राफी को, ये अलग अलग टाइप से डिवाइड कर रखा है हमने स्टडी की सुविधा के लिए। तो वो कौन कौन से है, एक तो मरीन जियोलॉजी हम देखते हैं, मतलब ओशन में होता क्या क्या है, क्या होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है, सी फ्लोर होता है, तो उसकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ते हैं, क्रस्ट उसका कैसे बना है ये देखते हैं, मेंटल क्या होता है, मरीन लैंडफॉर्म जो समुद्र के अंदर पहाड़ बने हैं पठार बने हैं उनकी स्टडी सब मरीन जियोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद फिजिकल ओशिनोग्राफी, इसमें हम क्या देखते हैं कि उसका समुद्र का जो पानी है उसका टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, सेलिनिटी कितनी है, विस्कोसिटी कितनी है उसके अंदर, श्यानता जिसको बोलते हैं मतलब। और अब इसको हम देखेंगे 3 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ओशनोग्राफी का जो डेवलपमेंट हुआ वो किस टाइप से हुआ हिस्ट्री में। तो पीरियड ऑफ एडवर्ड फोर्ब, आपने दोस्तों 1815 से लेके 1854 का जो ये पीरियड है ये आप एक बार नोटिस करोगे ना तो आपको लगेगा कि यार इसी टाइम पे तो हमारा वास्को डी गामा आया था हमारे भारत में, कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। जब दोस्तों ये समुद्र की खोज के लिए लोग निकल रहे थे, धरती की खोज आगे आगे कहाँ तक है समुद्र ये सब कुछ देख रहे थे, तो उनको ज़रूरत पड़ी कि ओशनोग्राफी मतलब ओशन के बारे में स्टडी करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी तो हम इसमें आगे हम सफलता पा सकेंगे, नई नई चीज़ें जान सकेंगे। तो हमारे एक जो जियोग्राफर थे एडवर्ड फोर्ब्स, उन्होंने इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इसमें स्टडी करी, नए नए कॉन्सेप्ट दिए, बहुत सारी चीज़ें को बताया उन्होंने, इसलिए इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ एडवर्ड फोर्ब्स। इसके बाद पीरियड ऑफ चैलेंजर एक्सपेडिशन, मतलब जो 1830 से 1882 का समय था, वो वेली थॉमसन करके एक हमारे ज्योग्राफर थे, फिजिकल ज्योग्राफर, उन्होंने इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजर के आइस एज के लिए अंटार्कटिका वगैरह और इसके बारे में बहुत सारी स्टडी करी, तो इसको चैलेंजर एक्सपेडिशन बोलते हैं पीरियड ऑफ। और जो इसके बाद का समय है वो आज तक जो चला आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट चैलेंजर पीरियड। अब ये तो जान लिया हमने कि विश्व में कैसे प्रकार से इसका ओशनोग्राफी का डेवलपमेंट हुआ, पर हम देखेंगे इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इसमें। तो दोस्तों इंटरनेशनल इंडियन ओशन एक्सपेडिशन 1960 में जो स्टार्ट हुआ था उसमें 20 कंट्री एक साथ थी, उसमें इंडिया भी एक कंट्री थी। इंटरनेशनल इंडियन ओशन एक्सपेडिशन, अब इसमें हमारे इंडिया से कौन कौन इंक्लूड थे, तो नवल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस ऑफ देहरादून एंड डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट गोवा, ये 2 ऑफिस हमारे इंडिया से इंक्लूड है जो कि ओशनोग्राफी में स्टडी करते हैं हमारे। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा पार्ट है क्लाइमेटोलॉजी। तो दोस्तों आपको पता है जब हम क्लाइमेटोलॉजी का नाम लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि मेट्रोलॉजिकल मतलब हमारा मौसम विज्ञान और क्लाइमेटोलॉजी मतलब हमारा जलवायु विज्ञान, इसके स्टडी जो हम करते हैं वो सिस्टेमेटिक एट रीजनल वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन में, मतलब एक स्पेसिफिक जगह पर एक रीजन में जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, वहाँ का क्लाइमेटोलॉजी। इसमें दोस्तों हम देखते हैं कि एक तो होता है वेदर और दूसरा होता है क्लाइमेट। हमें क्या क्या लगता है कि यार ये दोनों एक जैसे ही है, कि यार ये तो साइनोनिम्स होंगे, बट ये कभी ये फिजिकल ज्योग्राफी में इस टाइप के साइनोनिम्स होते नहीं हैं दोस्तों। हर एक वर्ड की एक अलग डेफिनेशन होती है, उसका कुछ अलग सिग्निफिकेंस होता है, मतलब होता है। तो जो वेदर की हम बात करते हैं तो वो क्या होती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे टेम्परेचर, विंड, मॉइस्चर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ गिवन टाइम।
आपने दोस्तों देखा होगा बारिश के पहले, मतलब जैसे आज अगर बारिश होने वाली है आपके यहाँ पर, आप गोवा में, महाराष्ट्र में हैं या अपने कहीं पे भी है इंडिया में, तो आप देखते थोड़ी उमस उमस हो जाती है इस टाइप से। तो और गर्मी गर्मी सा लगना लगता है, अपने शरीर पे चिपचिपापन हो जाता है पसीना छूटने के कारण। तो उसको क्या बोलते हैं हम, यार ये आज का वेदर तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आज लगता है बारिश होने वाली है। पर अब जब हम देखेंगे कि यार एक हम इंडिया में हैं, तो यहाँ का पूरे एक लगभग साल भर में 10 साल में हम देखते हैं कि यहाँ पर नॉर्मली गर्मी पड़ती है, बारिश होती है, सर्दी होती है। पर अगर यही हम चले जाएं यूरोप में, तो वहाँ देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम सर्दी पड़ती है। इसी जैसे हम आर्कटिक या अंटार्कटिका पे चले जाएं तो वहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो ये वहाँ का क्या हो गया क्लाइमेट। मतलब क्लाइमेट का अर्थ क्या होता है कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है, और वेदर मतलब एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव होता है। आज की बात करेंगे हम, 7 दिन की बात करेंगे, मैक्सिमम महीने भर की बात करेंगे उसमें कि हमारा वेदर कैसा है। अब देखते हैं जो क्लाइमेटोलॉजी है उसकी ब्रांचेस क्या हैं। तो उसकी ब्रांचेस है फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी, रीजनल क्लाइमेटोलॉजी और अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी। तो फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेगी है अपने के फिजिकल क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे हम। और रीजनल क्लाइमेटोलॉजी मतलब रीजन एक स्पेसिफिक, और रीजनल क्लाइमेटोलॉजी तो उसमें एक स्पेसिफिक रीजन के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 टाइप से डिवाइड है, मैक्रो, मेसो और माइक्रो। मैक्रो मतलब एक बड़ा जगह का रीजन, बहुत बड़े रीजन के बारे में स्टडी करेंगे। मेसो मतलब मीडियम रीजन के बारे में स्टडी करेंगे। और माइक्रो मतलब एक बहुत ही छोटे स्पेसिफिक जगह के बारे में, पर्टिकुलर जगह के बारे में, रीजनल क्लाइमेट के बारे में स्टडी करेंगे हम। और अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी जो हमारे क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट है, जो हमारी थ्योरीज है, हम उनको जब हम अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में और उसके क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो उसे अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं दोस्तों हम। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी है बायोज्योग्राफी। दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ लिए, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी। अब हम पढ़ेंगे बायोज्योग्राफी। ये आपको मैं फर्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ, ये आप देखिए। जियोग्राफी हमारा हो गया, ओशिनोग्राफी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, और अब हम लास्ट पढ़ेंगे बायोज्योग्राफी। ये हमारी बायोज्योग्राफी की स्टडी जो हम स्टार्ट करते हैं वो उसमें बताते हैं द स्टडी ऑफ बायोस्फीयर इज कॉल्ड बायोज्योग्राफी। मतलब जो हमारा बायोस्फीयर है, मैंने आपको बताया था हमारा हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पे पानी हो, लिथोस्फीयर जहाँ पे ज़मीन हो, और एटमॉस्फेयर जहाँ पे हवा हो। और इन सभी में, चाहे हवा में, चाहे पानी में, चाहे ज़मीन पर, जहाँ जहाँ पे भी हमारे जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। और इसी की स्टडी हम किस में करते हैं, बायोज्योग्राफी में। इसमें हमारे फिजिकल बायोज्योग्राफी में जो हम स्टडी करेंगे वो फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में, सॉइल के बारे में, एनिमल्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। जो बायोलॉजिकल इनहेबिटेड, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लिथोस्फीयर में होते हैं, एटमॉस्फेयर में होते हैं और हाइड्रोस्फीयर में होते हैं। अब इसकी ब्रांच क्या, अब इसे हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, या तो हम प्लांट की स्टडी करेंगे या एनिमल की स्टडी करेंगे। तो जो प्लांट की स्टडी होगी वो प्लांट जियोग्राफी में होगी और एनिमल की एनिमल जियोग्राफी में। तो दोस्तों इसी प्रकार हमने चारों जो हमारी फिजिकल जियोग्राफी की ब्रांचेस है उनका अंडरस्टैंडिंग कर ली, समझ लिया उनको। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है और हमारे समझने लायक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो इकोलॉजी है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक, मतलब जैसे आपको बताया जहाँ यहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं बायोटिक में। इसमें एक छोटे से छोटा माइक्रोब से लेके एक बड़े से बड़ा डायनासोर भी इंक्लूड होता है। और साथ में अबायोटिक में क्या आता है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे हवा है, पानी है, ज़मीन की प्रकार है, सॉइल है, ये सब चीज़ किस में आते हैं, अबायोटिक है। इनका जो हमारा आपस में इंटरेक्शन होता है बायोटिक और अबायोटिक का, उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं, अमंग द बायोटिक कंपोनेंट इटसेल्फ हैं। अब हम देखेंगे इथोलॉजी की डेफिनेशन। इथोलॉजी क्या होता है, रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म
विद इन द फैमिली एंड सोसाइटी, इन एग्रीगेटेड एंड इन कम्युनिटी। जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, अगर जैसे हमने शेर को देखा तो लॉयन मतलब वो एक झुंड में रहते हैं, 3 या 4 का समूह रहता है। पर हमने जैसे एक हाथी को देखा तो वो एक बड़े समूह में भी रहते हैं। पर एक भैंसे को देखा तो वो आपस में कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं अपने समूह के अंदर, विद इन द फैमिली एंड सोसाइटी। तो इसको हम इथोलॉजी में पढ़ते हैं। इसी की डिफिनेशन, जो रिलेशन हम इस्टेब्लिश करते हैं वो इथोलॉजी में करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लेक्सिकोलॉजी। रिलेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे हमने देखो इकोलॉजी में क्या पढ़ा था, बायोटिक और अबायोटिक के बीच में। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऑर्गेनिज्म और देयर इन्वायरमेंट के बीच में। समझ रहे हैं ना, इन्वायरमेंट में क्या सब चीज़ इंक्लूड हो जाएगी, और वो सब चीज़ इंक्लूड होकर जो एक बनाती है उसको हम तो बोलते हैं इन्वायरमेंट। जैसे हवा और पानी इंक्लूड और उमस बनाई उन्होंने, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उमस, ह्यूमिडिटिक इन्वायरमेंट। तो एक ऑर्गेनिज्म का उस इन्वायरमेंट के साथ में कैसा रिलेशन है उसको हम पढ़ेंगे लेक्सोलॉजी में। ये हम पढ़ेंगे तो नहीं, पर इसकी डेफिनेशन आपको याद रखना बहुत ही लाभप्रद होगा। अब बायोस्फीयर रिजर्व, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। जो हमारा एक मेन एंड बायोस्फीयर करके हमारा एक प्रोग्राम चलता है इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस के अंडर में। तो उसमें हमारे कुछ स्पेसिफिक एरिया को हर कंट्री में, हर रीजन में स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड कर रखा है उन्होंने कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए। जैसे हम देखते हैं हमारा आसाम में कांजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हमारा, जब हम साउथ में जाते हैं तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के जंक्शन पे बनता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसी प्रकार के बहुत सारे हमारे यहाँ पे 27 ऐसी साइट्स हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे यहाँ पे। उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। ये हमारा इकोलॉजिकल और जेनेटिक डाइवर्सिटी को रिसर्च करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और एजुकेशनल और ट्रेनिंग पर्पज से इसका यूज़ हो सकता है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है केटास्ट्रोफिज्म। मतलब क्या होता है, कुछ वैज्ञानिक दोस्तों बोलते हैं कि हमारे ये डेवलपमेंट धीरे धीरे या एक प्रोसेस में नहीं हुआ, ये अचानक एकदम सडन, क्विक एंड सडन हो गया, ओरिजिन हुआ पूरे यूनिवर्स का। उसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ऑल एनिमेटेड एंड इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये अचानक से एग्जिस्ट हो गए, वो ऐसा मानते हैं। तो उसको हम किस फील्ड में स्टडी करते हैं, तो वो केटास्ट्रोफिज्म में स्टडी करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं डार्क एज, अभी मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड्स में कि जो 1460 साल का ये एक टाइम था, पीरियड था इतना लंबा, 1460 साल का। वो भी कब से कब तक, तो 1st सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक, एडी तक। तो ये टाइम, इसमें क्रिश्चियन जो चर्च था उसकी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेशन थी, और सोचने की क्षमता लोगों की कम हो गई थी। अगर कोई भी व्यक्ति इनोवेटिव बातें सोचता, चर्च के अगेंस्ट बोलता, तो उसे सजा दी जाती। और इसी कारण से हमारे जो नए नए इन्वेंशन है वो सब कुछ रुक गए थे। आपने देखा होगा इसके पहले जब ग्रीस में था तो भी नए नए इन्वेंशन हुए थे, नई सोच आगे बढ़ी थी। उसके बाद एक डार्क एज आया जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेंटल रूप से रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई लोगों के ऊपर। सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। और उसके बाद एक फिर नया पीरियड आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, रेनेसां आया, लोगों की सोच वापस से खुली। अब हम देखते हैं डिनूडेशनल क्रोनोलॉजी। मतलब डिनूडेशनल क्रोनोलॉजी, तो यार दोस्तों क्रोनोलॉजी समझिए, जैसे आप अगर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अ डिनूडेशनल हिस्ट्री ऑफ अ रीजन बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मलेटरिज्म। जैसे अगर कोई चीज़ दिखे, ऑब्जेक्ट अगर चाय है, तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि ये किस टाइप से बनी होगी। आपको पता नहीं है अभी वर्तमान में कैसे बनी, पर आप उसको देख के बता सकते हैं, हाँ यार किसी ने पहले गैस गर्म करा होगा, उसमें दूध डाला होगा, उसमें पानी थोड़ा सा डाला होगा, और फिर चाय और शक्कर डाल के उबाला होगा, तो ये चाय बन गई हमारी। पर अगर इसी को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में करेंगे हम, तभी ये इस टाइप से बन पाएगी। अगर आपने गैस चालू करा, तपेली रखी, उसके ऊपर
और उसमें शक्कर डाल दी और उसको उबालेंगे तो वो क्या चाशनी बन जाएगी, फिर उसमें आप पानी डाल रहे हैं, तो इस टाइप से जो एक बनेगा हमारा सॉल्यूशन, वो चाय जैसा नहीं दिखेगा। तो हम अगर एक चाय की प्याले को देख के हम ये बता सके क्रोनोलॉजी क्या होगी इसके बनने की प्रोसेस की, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिन्यूडेशनल क्रोनोलॉजी। रिकंस्ट्रक्शन हमने करा है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का, उस वो भी कैसे, हिस्ट्री ऑफ रीजनल बेस्ड पे और यूनिफॉर्मिटेरिज्म के हिसाब से। तो अब हम देखते हैं ये चीज़ क्या होती है भैया। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑल द फिजिकल प्रोसेस एंड लॉज थ्रू आउट द जियोलॉजिकल पीरियड। मतलब ऐसा हम कॉन्सेप्ट, हम थ्योरी डेवलप करें अपने आप से सोच कर, प्रैक्टिकल करके, कि वो एक जो थ्योरी है आपकी वो किसी भी फिजिकल प्रोसेस में यूनिफॉर्म ऑपरेशन करे। हम जैसे बोले ये चीज़ हो रही है, तो अब अगर उसको कहीं पे भी अप्लाई करेंगे अगर, तो वो सेम चीज़ आपकी अप्लाई होगी और सेम रिजल्ट आपके आएंगे। तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मिटेरिज्म, टेरेनिज्म, है ना। तो दोस्तों आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि पिछला लेक्चर जो आपका बना वो बहुत ही, उसकी आवाज़ की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आपने ये मेरा लेक्चर देखा उसके लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस लेक्चर को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हेल्प करें ईच अदर को आपस में। बी पॉजिटिव, नेवर गिव अप। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ मेरी फेसबुक आईडी पे आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। आज का लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और दोस्तों स्वच्छता बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।